बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन अब तक की आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं तहरीक-ए-एतमाद से निपटने के लिए। इस व्लॉग में आपको बताऊँगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। ख़ास तौर पे क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने ये क्यों कहा कि वो नहीं बन पाएंगे, और परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की तहरीक-ए-एतमाद के हवाले से इतने ज़्यादा एतमाद का इजहार क्यों किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुन्नस इलाही को NRO मिला है परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के बदले, और परवेज़ इलाही ने हुकूमत का साथ देने का जो वादा किया उसके बदले। इसके बारे में आपको बताऊंगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके ऊपर बड़ा इन्हिसार कर रही थी अपोजिशन, उसके अंदर नकब लगा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी। और असलम भुतानी का अपोजिशन के साथ जाकर बैठ जाना इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। और इमरान खान साहब ने जो हदायत जारी की अपने अरकान असम्बली को, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तरीन ग्रुप को भी कुछ पेशकश की गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने अपने अरकान असम्बली को क्या कहा, ये आपको चंद दिन पहले मैंने बताया था कि ये हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अब वही सामने आ रही है। वज़ीर आज़म ने अपने अरकान असम्बली को तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग वाले दिन असम्बली इजलास में ना जाने की हिदायत जारी कर दी है। ये है वो लेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन इमरान खान साहब के दस्तखत से जारी किया गया है। और वोटिंग के मामले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन अरकान असम्बली को तहरीरी हदायत जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन कोई रुकन असम्बली कौमी असम्बली इजलास में नहीं जाएगा। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की तहरीरी हदायत में कहा गया कि वोटिंग के दौरान कोई रुकन कौमी असम्बली पार्लियामेंट में मौजूद ना हो। कोई रुकन पार्लियामेंट पार्टी की हदायत की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मज़कूरा हदायत की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पार्टी के जो मखसूस लोग हैं वो पार्टी की नुमाइंदगी जहां कहा जाएगा वहां पे करेंगे। यानी ये इमरान खान साहब तय करेंगे किससे जाके स्पीच करनी और क्या जवाब देना, लेकिन वोटिंग वाले दिन इनमें से कोई नहीं जाएगा। ये तो आ गई स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की। अब ज़रा नंबर गेम पे आप आएँ तो अपोजिशन के दो बंदे गायब हैं, आपको पहले ही पता है, जिनमें एक जो है वो अब्दुल करीम साहब हैं, जाम अब्दुल करीम। उन्होंने कत्ल किया हुआ है, ECL में उनका नाम है। वो पाकिस्तान तब तक नहीं आएंगे जब तक कि 100% कामयाबी का यकीन नहीं होगा। दूसरे जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और अली वज़ीर उनका नाम है। वो फ़ौज को धमकियां देने के बाद गिरफ्तार हुए थे और अब तक बाहर नहीं आए, और मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत उनको बाहर छोड़ेगी। बहरहाल ये दो बंदे अगर कम हो जाते हैं तो 160 बचते हैं अपोजिशन के पास। असलम भुतानी उनके साथ मिल गए हैं। ये गवादर से MNA हैं, आज़ाद थे, हुकूमत के साथ थे। जरदारी साहब के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो भुतानी साहब जाकर अपोजिशन के कैंप में खड़े हो गए हैं। भुतानी साहब के अपोजिशन के साथ जाने से 161 सीटें हो जाती हैं। फिर एक सीट जो है वो उनको मिल जाएगी शाहज़ैन बुगटी की, और शाहज़ैन बुगटी का अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो वापस आते हैं या नहीं आते। एक सीट तारक बशीर चीमा साहब की है, और तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो आइंदा काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार अब खड़ा करेगी अगर उन्होंने तहरीक-ए-एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट दिया तो ये तीन लोग बन जाते हैं, 163 की तादाद हो जाती है। चीमा साहब को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, हो सकता है वो मान जाएं, और दूसरी कोशिश की जा रही है शाहज़ैन बुगटी को मनाने की। इन तीनों में से कोई एक आधा बंदा भी वापस आ जाएगा तो अपोजिशन वापस 162 हो जाएगी, लेकिन आप अभी भी 163 गिने। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक बंदे को नकब लगाई हुकूमत ने, और उनमें एक बंदा वापस आ रहा है। 5 में से एक पहले हुकूमत के पास था, एक और वापस आ रहा है, तो बाकी रह गए 3। उन तीनों को इन 3 में जमा करें तो 166 की तादाद अपोजिशन के पास हो जाती है। यहां अपोजिशन को MQM की सख्त ज़रूरत है। मुनरिफ अरकान कितनी भी तादाद में हो, लेकिन 6 से 8 ही ऐसे होंगे आखिरी दिन में जो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। MQM के साथ बज़ाहिर मामला तय हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। पहले तो परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट सुने ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जरदारी साहब कैसे उनको वज़ीर आला पंजाब बनने से रोकेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को सुने, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने अहम बातें की हैं, नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी, और ये उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-एतमाद पहले नाकाम होगी, उसके बाद वज़ारत आला पर हलफ बर्दारी होगी। यानी पहले इमरान खान साहब का मामला हल होगा, उसके बाद वो बतौर वज़ीर आला पंजाब
हलफ लेंगे। यानी चौधरी बिरादरान ने कमिटमेंट दी है इमरान खान साहब को कामयाब करवाने की। और एक इंटरव्यू वो दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान से आज मुलाकात में कुछ चीज़ों पर बातचीत हुई है। बुज़दार साहब ही पीटीआई की तरफ से मुझे प्रपोज कर रहे हैं, वफाक में अदम एतमाद के बाद हलफ बर्दारी का मरहला शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब पहले इस्तीफा मंजूर करेंगे उस्मान बुज़दार का, और फिर मामला असेंबली में जाएगा। वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद अदम एतमाद तो ख़त्म हो जाएगा। फिर सबने अपना अपना उम्मीदवार पेश करना है। नून लीग का उम्मीदवार कभी भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसको पूरे वोट नहीं मिलेंगे। नून लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक उम्मीदवार देना पड़ेगा, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अलीम खान साहब को उम्मीदवार देते हैं तो देखना यह है कि आइन कानून इसके बारे में क्या कहता है। एक दूसरी पार्टी के रुकन को, जो दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, उनको क्या टिकट ऑफर कर सकती है एक मुखालिफ पार्टी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पार्टी के अरकान बाउंड होते हैं कि वो वोट डालें अपनी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक देखें तो चाहे जहांगीर तरीन के ग्रुप के लोग हैं या अलीम खान साहब हैं, ये ड्यूटी बाउंड हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़के आए हैं, तो इन्होंने वोट डालना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को। अब अगर ये खुद इलेक्शन लड़ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ये वोट नहीं डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को, तो ये तो डी सीट हो जाएंगे। आप टेक्निकली समझिए, कल पीएमएलएन ने ये दावा किया और ये तुर्क का पत्ता अपनी तरफ से फेंका, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलीम खान साहब को खड़ा करेंगे वज़ारत आला का उम्मीदवार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई रुकन असेंबली अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करता है या अपनी पार्टी की बात नहीं मानता, तो वो डी सीट हो जाता है 3 मौकों पर। फाइनेंस बिल के मौके के ऊपर, और तहरीक एतमाद के मौके के ऊपर, या जब कायदे अवान जो है वो या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला एतमाद का वोट ले रहे होते हैं, मुंतखब हो रहे होते हैं, तो ऐसे मौके पर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालने वाला डी सीट हो जाता है। तो अलीम खान साहब को अपनी पार्टी के लिए वोट डालना पड़ेगा, और अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो वो यानी उनकी चॉइस है, अगर वो वोट नहीं डालते तो फिर वो डी सीट हो जाएंगे। ये डिफेक्शन क्लॉज लग जाती है, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक। तो यहां पीएमएलएन ने एक अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन आइन कानून इसके बारे में क्या कहता है मैं अब इसका माहिर तो नहीं हूं, लेकिन फिलहाल ये एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि आजकल 63A बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। परवेज इलाही साहब ने कहा, और नून लीग से होगा उम्मीदवार या पीपल्स पार्टी से होगा, और कहीं से तो हो नहीं सकता। फिर परवेज इलाही ने यह भी कहा कि तारिक बशीर चीमा मेरी मदद करेंगे वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए, यानी उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। वो कह रहे हैं जो मेरी मदद करेंगे और मुझे मुंतखब कराएंगे वज़ीर आला पंजाब। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी, इसका पूरा यकीन है। और तारिक बशीर चीमा ने असलम भोतानी को कायल किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ वोट दें, जबकि हमने कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। अब ये सूरत हाल है जिसमें उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे, उनका अपना एक स्टेटस है, लेकिन वो अपने भाई का वीटो का रुख नहीं मोड़ सकते। यानी नवाज शरीफ साहब की ही चलती है पीएमएलएन में, शहबाज शरीफ साहब की चलती नहीं है। शहबाज शरीफ 35 साल बाद हमारे घर तशरीफ लाए, वहां जो गुफ्तगू हुई इसके बाद हम उनकी दावत पर क्यों नहीं गए? हम इनके साथ बड़े ही मोहतात तरीके से चलते हैं। उन्होंने नया आगाज किया था तो सोचा कि बड़ा वफ्त बनाकर भेजते हैं, जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। अब वो लोग यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने ये महसूस किया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को हमारा साथ पसंद नहीं था, और इसी की वजह से जो पीएमएलएन के अंदर डिवाइड है, हमारा हुकूमत की तरफ जाने का फैसला था। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि काफ लीग हुकूमत की तरफ क्यों गई। सिर्फ एक दिन भी उन्होंने इंतजार नहीं किया जलसे के बाद। जिस दिन जलसा हुआ उस दिन काफ लीग को अंदाजा हो गया कि नून लीग के साथ मिलकर अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो जो हाल लोटों का होने वाला है, उन लोगों का जो मुनहरिफ अराकीन है और वापस इमरान खान साहब का वोट उनको नहीं डालते और मुखालफत करते हैं, तो ना सिर्फ वो डी सीट होंगे बल्कि अगले इलेक्शन में लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे, जिस किस्म का मामला बना हुआ है। तो ऐसे में काफ लीग को यह लगा कि वो एक बहुत बड़ा सियासी डैमेज उठा सकते हैं थोड़े से फायदे के लिए। फिर चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब और हम भी और इवन एमकेएम भी, हम टाइम पूरा करना चाहते हैं, 5 साल पूरे करना चाहते हैं।
लेकिन 5 साल मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान साहब ये लोग पूरा नहीं करना चाहते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहां पे एक बहुत बड़ी डिवाइड है और ये डिवाइड मजीद बढ़ गई है। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से जो गिले शिकवे किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरी जानिब काफ लीग ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरशिप और बहरी उमूर की वजारत या पोर्ट एंड शिपिंग की जो वजारत है वो दे दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एमक्यूएम को 2 वजारतें दे देंगे, लेकिन गवर्नर सिंध का ओहदा शायद एमक्यूएम को नहीं देंगे क्योंकि वो इमरान इस्माइल के पास है। वैसे अगर इमरान इस्माइल को वो कहेंगे तो वो 1 मिनट के अंदर गवर्नर सिंध का ओहदा छोड़ देंगे और एमक्यूएम को वो गवर्नर सिंध का ओहदा मिल जाएगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम को माजी में गवर्नर सिंध का ओहदा दिया था, ये भी गवर्नर सिंध का ओहदा एमक्यूएम को दे सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर एक ऐसे आदमी को सिंध का गवर्नर लगाएं जो एमक्यूएम और पीटीआई दोनों के लिए इंतहाई काबिल कबूल आदमी हो और एक नॉन पॉलिटिकल टाइप का आदमी भी हो सकता है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो अच्छा और वो सपोर्ट करे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। ये भी मुमकिन है कि इस किस्म का कोई फैसला हो जाए, लेकिन ये 2 चीजें वो मांग रहे हैं और अपोजिशन ने भी उनको यही 2 चीजें ऑफर की हुई हैं एमक्यूएम को कि एक गवर्नर आपका लगा देंगे हम सिंध में अगर इमरान खान हटता है, हमारी हुकूमत बनती है तो, और दूसरा वो ये कहते हैं कि गवर्नर लगाने के अलावा आपको पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत भी हम दे देंगे। जो वजारत आपके पास पहले से मौजूद है वो भी आपके पास रहेगी, तो 3-3 वजारतें भी हो जाएंगी। तो मुमकिन है कि फरोग नसीम की वजारत को तो वैसे भी इमरान खान के साथ लोग जोड़कर देखते हैं, तो एमक्यूएम की जो 7 नशिस्तें हैं उनमें 3 वजारतें अगर इमरान खान साहब कर दें तो उससे भी काम मेरे ख्याल में बन सकता है। लेकिन अभी जहांगीर तरीन साहब का एक मामला अटका हुआ है, खासतौर पर पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब के पास एमएनएस की जो स्ट्रेंथ थी उसको आसिफ अली जरदारी साहब लेकर उड़ गए हैं और वो बेसिकली पीएमएलएन और जरदारी साहब के कंट्रोल वाले लोग थे। अब जहांगीर तरीन साहब के पास बचे हैं एमपीएस और उनके जरिए से वो अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। तो पंजाब में जो तब्दीली आ रही है वैसे तो उन्होंने इसको वेलकम किया है, लेकिन देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब के एमपीएस, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज तो लगेगी, अगर वो परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाएंगे, अपनी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाएंगे, तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और ये सारे के सारे जो हैं ये वहां डी सीट हो जाएंगे, या अगर इस्तीफे भी देंगे तो सिचुएशन बदल जाएगी। तो ये सूरत हाल काफी डिफिकल्ट है जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए भी। वो यहां पे कुछ ना कुछ गेन करेंगे और परवेज इलाही के लिए रूम छोड़ेंगे। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब भी बन जाएंगे और उनके बकौल इमरान खान साहब बच भी जाएंगे तहरीक अदम एतमाद से। लेकिन कुछ चीजें अभी भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इमरान खान साहब के और अपोजिशन के दरमियान जो वाहिद इस वक्त एक हर्डल है, यानी इन दोनों के बीच में एमक्यूएम खड़ी है। एमक्यूएम अपोजिशन की तरफ जाती है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब। एमक्यूएम हुकूमत की तरफ आती है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमक्यूएम हुकूमत की तरफ आएगी तो फौरी तौर पे मुनहरिफ अराकीन भी हुकूमत की तरफ आएंगे। फौरी तौर पे ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसके मजीद 2 लोग भी हुकूमत की तरफ आएंगे। खालिद मक्सी साहब बहरहाल ऐसा लगता है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन एक आधा शायद और वो रोक लें, लेकिन फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत भी इधर आ जाएगी, जीडीए भी इधर आ जाएगी और तारिक बशीर चीमा भी शायद अपना जोर तोड़ बैठेंगे। उस वक्त अगर अली वजीर भी बाहर आ जाएं तो तब भी अपोजिशन अपनी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना सकेगी। तो एमक्यूएम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा हुआ है। दावे ये किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और बहुत जल्दी एमक्यूएम हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर देगी। एमक्यूएम ने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा जोर लगाने के बावजूद उन्होंने अभी तक आसरा नहीं करवाया अपोजिशन को। जहांगीर तरीन ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक और काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग किया है परवेज इलाही साहब ने। उन्होंने कहा जी इस ग्रुप के अंदर, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इस ग्रुप के अंदर जो एमपीएस थे उनमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो जरा जुड़ा हुआ था पीएमएलएन के साथ और कुछ का ताल्लुक ज्यादा का जुड़ा हुआ था काफ लीग के साथ। तो काफ लीग वाले तो अल्टीमेटली परवेज इलाही साहब को ही सपोर्ट देंगे, लेकिन इनको अच्छी वजारतों की ऑफर भी कर दी गई है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे अगर 20 लोग मौजूद हैं तो उनको 5 से 6 या 7 भी हो सकता है अच्छी वजारतें पंजाब में ऑफर कर दी जाएं, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज इलाही को वोट डालेंगे। तो पंजाब अगर बच जाता है तो वफाक भी बच जाता है और वफाक बचता है तो पंजाब बचता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ काफी हद तक लिंक्ड हैं
उधर आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से एक शिकवा किया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत का साथ देने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा है कि नून लीग ने वक्त पर फैसला नहीं किया, जिससे मामला ख़राब हुआ है। वक्त पर फैसला कर लेते तो काफ लीग हमारे साथ होती। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि काफ लीग को वजारत आला की ऑफर पर नून लीग मामले को टालती रही है। अब वाज़े करें कि आपकी पार्टी अदम एतमाद पर संजीदा है भी या नहीं। ये बड़ी संजीदा बात है और ये पाकिस्तान के लोकल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुई है। तो जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब को ऐसा पैगाम भेजना, इसका मतलब आप समझ जाएं कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। बहरहाल अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई तब भी अपोजिशन को कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला, उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।